मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी की गैर समझ, गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग ये चर्चा नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संसद ये देश का चर्चा का सबसे बड़ा पंचायत है और हम भाजपा वाले, एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते। कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। हमने 2 दिन तक विपक्ष के चर्चा करी कि इसको बाद में किया जाए, 2 सत्र बाद में किया जाए, मगर नहीं माने। हमने हां भर दी। मेरा दायित्व है मान्यवर कि हमने क्यों ना बोली थी। ना बोलने के 2 कारण थे। एक कारण था कि चर्चा गहन पुनर्निरीक्षण के नाम पर वो मांगते थे, एसआईआर के नाम पर मांगते थे। मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एसआईआर पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि गहन पुनर्निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। अगर जब चर्चा होती है और कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा? मान्यवर, जब उन्होंने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम तुरंत मान गए और आज चुनाव सुधार पर ही चर्चा हुई। मान्यवर, लगभग 63 प्लीज मान्य दादा बीमार हो, मैं समझ रहा हूं, मगर बीमार ज्यादा हो तो घर पे रहा करो, यहां सदन का माहौल मत बिगाड़िए। मान्यवर, 63 सदस्यों ने प्लीज ऐसे माहौल ठीक रहना चाहिए। व्यक्तिगत बात है मेरी और दादा के बीच में, माहौल ठीक रहना चाहिए। मान्यवर, 63 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष से इस चर्चा में हिस्सा लिया है और जो चर्चा का समय हुआ था तय, उससे ज्यादा आपने समय लिया है। इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस एसआईआर पर, गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। आप बेटे बेटे ज्ञान मत दीजिए। मान्यवर, ये देश के संविधान में, मान्यवर, ये देश के संविधान से
संविधान के अनुच्छेद 2 से चुनाव आयोग की रचना हुई। एक प्रकार से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसके सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। और मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि प्रावधान जब किए गए तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावे जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा कर कर संविधान को बनाया था। इसलिए एक पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है, वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मगर 326 एक गहन पुनर्निरीक्षण के लिए, एसआईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 326 मान्यवर? इन्होंने मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें आर्टिकल 326 में तय की है। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है? भाई, इसका दायित्व है, इसलिए कर रहे हैं। दूसरी है 18 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। तीसरा, वैधता का निर्धारण मानसिक असमर्थता, अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए जो कानून ने समय समय पर तय किया है, इसके पर। तो ये 3 पात्रताओं के आधार पर भारत के मतदाता होने की बात तय होती है। और ये 3 चीजें किसने देखनी है मान्यवर? चुनाव आयुक्त को देखनी है। चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स ने देखनी है। और 327 में मतदाता सूची, सीमांकन, चुनाव संचालन और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश संसद को करने की सत्ता चुनाव आयोग को दी है। कल हमारे सदस्य मनीष तिवारी कहते थे गहन पुनर्निरीक्षण का इनको अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल 327 पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची इस व्याख्या के आधार पर बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। मान्यवर, अब एसआईआर पर ही सवाल उठा दिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि एसआईआर आज क्यों हो रहा है। मैं इनको थोड़ा इतिहास और मान्यवर, एक नई फैशन हो गई है, इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज
इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है? इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी से। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? मानो समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है।